स्टार्ट करते हैं इसको। फाइटोक्रोम इन द शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, यानी फाइटोक्रोम क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर जो शेड है उसको रिमूव करते हैं, मतलब उसको प्लांट को बचाते हैं शेड से। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्लांट है, हमने ये प्लांट ले रहे हैं हम, ठीक है, ये प्लांट है और इसके नीचे कोई दूसरा प्लांट है, यहाँ पर छोटा प्लांट इसके नीचे ये वाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सन इसकी सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो क्या करेगा ये, इसके अंदर जो फाइटोक्रोम है वो इसको, इसकी जो छाया आ रही है इसके ऊपर, मतलब ये दूसरा प्लांट छोटा, इसके ऊपर जो इसकी शैडो आ रही है, इस शैडो को अवॉइड करने के लिए उस छोटे प्लांट के अंदर क्या करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, जिससे क्या होगा, इस छोटे प्लांट की ग्रोथ है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। तो जब तक देखो, जब तक शेड रहेगी तब तक जो एक्टिव रेड लाइट है वो नहीं आएगी, क्लियर है, और जब तक रेड लाइट नहीं आएगी तो देखो फाइटोक्रोम की जो पीआर फॉर्म हो पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब तक कन्वर्ट नहीं होगी तो मतलब डोमिनेंस कौन सी फॉर्म रहेगी आपकी, पीआर फॉर्म डोमिनेट करती रहेगी। और उस केस में आपको पता है, हमने सीड जर्मिनेशन वाले में देखा था, डिटिकुलेशन वाले में देखा था, कि अगर प्लांट को अगर आप रेड लाइट नहीं देते हो, ठीक है ना, रेड लाइट आपने नहीं दी है, तो क्या होगा, जो पीआर फॉर्म है वो डोमिनेट करती रहेगी, और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेम हाइट लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन इस स्टेम हाइट तो बढ़ती है, बट प्लांट के अंदर जो लीफ वगैरह है, ब्रांच वगैरह है, वो नहीं बनती। तो सेम उसी तरीके से फाइटोक्रोम क्या करते हैं, सेंस करते हैं शेडिंग को, एंड सिग्नल द प्लांट टू इंक्रीज द स्टेम एक्सटेंशन टू अवॉइड द शेडिंग, यानी स्टेम, उस पर्टिकुलर प्लांट जो शेडिंग में है उसकी स्टेम की ग्रोथ को बूस्ट कर देंगे, कौन, फाइटोक्रोम। तो अगेन देखो, सीडलिंग दैट आर शेडेड बाय taller प्लांट दैट ग्रो अबोव देम, यानी कि, तो इसी बात है, विल शो शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, यानी कि हमें शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स किन प्लांट में देखने को मिलेगा, जो प्लांट बड़े प्लांट के नीचे रहते हैं, उसकी छाया में रहते हैं, जस्ट सिंपल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटो देख रहे हो आप, इधर वाली बी वाली ये है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटा प्लांट है ये वाला, ये क्या है, छाया में रह रहा है ये, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर जो फाइटोक्रोम है वो फंक्शन में आते हैं और इसकी जो हाइट है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज नोन एज शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। तो इस शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स विल बी इन्वॉल्व इंक्रीज इन इलोंगेशन ग्रोथ, यानी कि मेनली स्टेम एंड पेट्यूल ग्रोथ, एंड इनहिबिट द लीफ एक्सपेंशन। अगेन वही बात आ गई फिर से कि लीफ नहीं बनेगी, लेकिन लगातार जो स्टेम की ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, जहां पर उसको प्रॉपर जो रेड लाइट है वो मिल रही है, ठीक है। एज ए रिजल्ट सीडलिंग विल ग्रो अबोव ऑफ व्हाट कोज द सीड, कि उस टाइम बाद क्या होगा, जो सीडलिंग है वो जो उसके ऊपर छाया कर रहा है उसके ऊपर आ जाएगा वो। तो ये जो दोनों प्लांट थे इसको छाया कर रहे थे, अब ये इसके ऊपर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। एज सुन एज सीडलिंग इज नॉट एनी मोर शेडेड, शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स इज फोर्थ, तो जैसे ही ऊपर निकल आएगा ये जो शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स है ये रुक जाएगा, और अब इसके अंदर जो फाइटोक्रोम की पीएफआर फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगी, और इसके अंदर अब जो ग्रीन लीफ है या फिर आप कह सकते हो वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी, क्लोरोफिल सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, लीफ एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस वन इज नोन एज शेड रिस्पॉन्स, शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। सेम चीज यहाँ पर बता रखी है, एज शेडिंग इंक्रीज, तो जैसे शेडिंग बढ़ेगी, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ फार रेड लाइट, तो छाया में क्या होगा, फार रेड लाइट ज्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना भाई, छाया है तो वहां पर क्या होगा, अंधेरा है, अंधेरे में क्या होगा, हाँ फार रेड लाइट ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो अगर फार रेड लाइट ज्यादा है तो जो पीआर टू पीएफआर रेशियो है ये इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल जो पीएफआर फॉर्म है टू द टोटल ये कम हो जाएगा, यानी एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, टोटल के कंपेरिजन में कम हो जाएगी। अगर ये एक्टिव फॉर्म कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है क्या होगा, प्लांट अलाउ टू ग्रो टॉलर, ठीक है, एंड स्टेम एक्सटेंस होगी, एंड सीड अवॉइडेंस आपका खत्म हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। सेम चीज इस स्लाइड में लिखी हुई है, तो मैं इसको 3 बार रिपीट नहीं करूंगा आप, ठीक है, ये आप देख लोगे। तो अगेन ये बता रखा है कि जैसे ही यानी कि रेड एंड फायर रेड जो रेशियो चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो रेड लाइट है, यानी कि एज ए रिजल्ट लोअर रेशियो ऑफ रेड टू द फार रेड लाइट बाय द शेडेड प्लांट, लोअर लेवल ऑफ रेड लाइट कंपेयर टू फार रेड लाइट, मतलब लोअर लेवल ऑफ एक्टिव रेड लाइट नहीं होगी, सिंपल सी बात है।
तो भाई जो एक्टिव पीएफआर फॉर्म है वो कम हो जाएगी, और ये अगर कम होगी तो जो आपका ये जो प्रोपोर्शन था इनएक्टिव फॉर्म ये ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये लिख रखा ना ये पॉइंट में यहाँ पर, पीआर टू पीएफआर रेशियो इंक्रीज। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो टोटल फाइटोक्रोम के मुकाबले जो एक्टिव फाइटोक्रोम है वो डिक्रीज हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टोटल पीएफआर रेशियो इक्वल टू टोटल, यानी जितनी टोटल फाइटोक्रोम है उनके कंपैरिजन में जो एक्टिव फॉर्म है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर वो डिक्रीज कर जाएगी तो अगेन प्लांट की जो हाइट है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी भाई। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं हम, सिरकाडियम रिदम्स। ठीक है, तो सिरकाडियम रिदम्स मीन्स इसमें भी प्लांट एक अपना जो क्रिटिकल रोल है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखो सिरकाडियम रिदम होती क्या है कि आपको पता है कि चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनके अंदर कुछ चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो रात हुई उनको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दिन हुआ उनको ऑटोमेटिक जाग आ जाएगी। हालांकि देखो मान लो एनिमल है, हम तो चलो अलार्म यूज कर लेते हैं, लेकिन एनिमल में कोई अलार्म नहीं होता सिस्टम, लेकिन जैसे ही रात होती है ऑटोमेटिक सो जाते हैं। सेम चीज प्लांट में भी होती है। प्लांट क्या करेंगे, जैसे ही नाइट होगी अपनी जो लीफ है उनको फोल्ड कर लेंगे, यानी कि लीफ को फोल्ड हमें देखने मिलता है, और फ्लावर को बंद कर लेते हैं, देखा होगा आपने, सूरजमुखी वगैरह देखा होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही सनलाइट आती है वो फूल ओपन होता है, और जैसे ही सनलाइट चली जाती है फ्लावर है या फिर जो लीफ है वो फोल्ड कर लेती हैं। तो दिस मैकेनिज्म इज रोल नोन एज सिरकाडियम रिदम्स पे। ठीक है, यानी कि रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट ऑब्वियसली हम प्लांट बॉडी बॉडी प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, रिदमिक फ्लक्चुएशंस होती है, यानी रिदम्स, रिदम जैसे कि मान लो एक बार ऊपर नीचे, ये क्या होता है, रिदमिक पैटर्न होता है। ठीक है, तो सिर का मीन्स होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड डाइस मीन होता है 80, यानी कि लगभग आप कह सकते हो एक दिन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सेम जो चीज है अपने आप को रिपीट करी, मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज सिरकार्डियम रिदम्स, यानी रिदम्स है जो सिंपल। ठीक है ना, रिदम्स तो समझते हो ना, रिदम्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसको एंड्रे एंड्रो एंड्रोस्थीन्स नाम के कोई सोल्जर थे। ठीक है, 4th सेंचुरी में इसने देखा कि भी कुछ प्लांट की जो लीफ है ना वो दिन में तो क्या होती है, अनफोल्ड हो जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये फिर से फोल्ड कर लेती है, लाइक दैट। ये आप देखो इस फोटो में, तो यहाँ पर आप देखो कि जो लीफ है वो फोल्डेड है, देख रहे हैं आपको, ये लीफ है पूरी इस तरीके से ये ओपन हो गई है। ठीक है, और इसके सामने एक दूसरी लीफ है ये ट्राइंगल शेप की, लेकिन जैसे ही लाइट होती है या आप यहाँ पर देखोगे ये ऐसे मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, मतलब दे आर नॉट एक्सपेंडेड लाइक दैट। यानी पहले क्या था, बिल्कुल आमने सामने थी ये। ठीक है, अब क्या हो गया, ये डल सी हो जाती है, थोड़ी मुरझा जाती है, और मतलब अपने आप एक दूसरे के नजदीक आ जाती है, तो मीन्स दे आर फोल्डिंग। तो obvious सी बात है, मतलब साइंटिस्ट या फिर रिसर्च दिमाग के लिए बायोलॉजी या बॉटनी पढ़ना जरूरी नहीं होता है। देखो ये 4th सेंचुरी में कोई सोल्जर था, जस्ट सिंपल एक सैनिक था, तो इसने फिनोमिना देखा और इसके बारे में उसने लिख दिया। तो मतलब जो आप चीजें देखते हो आपको लगता है भी ये कहीं पर मेंशन नहीं है, तो आप उसके बारे में उसको लिख सकते हो, मतलब वो आपके नाम से भी डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है ना, तो अगेन जो ऑर्गेनिजम्स है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगेन प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे। ठीक है, नॉर्मली सब्जेक्टेड टू द डेली साइकिल्स, लाइट लाइट एंड डार्कनेस, एंड बोथ प्लांट एनिमल ऑफन एग्जिबिट द रिदमिक बिहेवियर इन एसोसिएशन विद दीस चेंज। तो नाइट ऑन डे के अकॉर्डिंग जो चेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर वो होते रहते हैं। ठीक है, तो मेनी प्लांट प्रोसेस एग्जिबिट रेगुलर डेली रिदम्स भी। अब रिदम्स कौन कौन सी होंगी, फोटोसिंथेसिस, तो दिन आएगा सुबह होगी, सनलाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, सीड जर्मिनेशन, ठीक है, एंजाइम एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट, तो ये क्या है, ये दिन में हो रहा है एक तरीके से, रात में ये चीजें बंद हो जाती है सारी की सारी। ठीक है, फ्लावरिंग ओपनिंग यानी फ्लावर का खुलना, ये भी सब सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी तभी ओपन होते हैं। रात को दिखा आपने को फूल खिल रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन रेट, यानी कि सेल डिवीजन रेट मतलब दिन में नॉर्मली क्या होता है, सेल डिवीजन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नाइट। अब ऐसे मतलब प्लांट रात को सोते हैं, सोते मतलब ये सारे काम नहीं करते हो, तो मतलब सिरकाडियन रिदम यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और फ्रेग्रेंस इमिशंस हो जाएगा, स्टाइम इलोंगेशन वगैरह, तो ये क्या है, दे आर द डेली एक्टिविटी
तो प्लांट दिन में इनको अलग परफॉर्म अलग तरीके से करता है, रात को इनको या तो करता नहीं या फिर स्लो करता है। ठीक है, तो इनको हमने मेनली तीन अलग अलग फेज में बांट दिया है। जो रिदम्स होती है हमारी रिदम्स कैरेक्टरिस्टिक, तीन मेन किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। फर्स्ट है पीरियड, दूसरा फेज एंड तीसरा है एम्पलीट्यूड। तो कोई भी रिदम्स हो, ठीक है ना, उसके तीन पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट है पीरियड। पीरियड का मतलब होता है कि यहाँ से चला रिदम्स ऐसे, यानी कि मान लो यहाँ पर क्या था, दिन था, यहाँ पर नाइट हुई, यहाँ पर से दिन हो गया, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया आपका। पीरियड आपका 12 घंटे का हो सकता है, 24 घंटे का हो सकता है, या फिर एक वीक का हो सकता है, 6 महीने का, या फिर एक साल का। समझ गए ना। मतलब जैसे मान लो पोलर रीजन है, वहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, तो वहां पर ही जो पीरियड है वो 6 महीने का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है फेज। भाई तो फेज क्या होता है, यानी कि एनी पॉइंट इन द साइकिल दैट रिकॉग्नाइज, यानी कि कोई भी दो पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये एक टाइम पीरियड था मान लो, यानी कि सपोज मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ, सपोज दिस वन, तो दिस वन इज नोन एज, आप कह सकते हो सुबह के 7 बज गए, फिर सुबह के 11 बज गए, फिर शाम के 4 बज गए, या फिर 5 बज गए। तो क्या अलग अलग फेजेस होती हैं। ऐसे तो है ना कि पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक एक ही जैसा चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। जैसे हम सुबह हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, दोपहर में थोड़ी कम हो जाती है, शाम को थोड़ी और कम हो जाती है। सेम उसी तरीके जो प्लांट है, अर्ली मॉर्निंग में अलग फंक्शन करते हैं, दोपहर में अलग तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, और शाम को फिर इवनिंग के टाइम पर वो अलग तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलोगे आप फेज। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पीक भाई, यानी कि दो पीक के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि जो पीक है यहाँ से लेकर और बॉटम के बीच में, यानी कि ये भी एक तरीके से नीचे वाली पीक है और ये ऊपर वाली पीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलोगे आप एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप ऐसे कह सकते हो, अगर मान लो अ, मान लो सर्दियां हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिन का पीरियड है वो कम हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएंगी। क्या उल्टा बोल गया मैं, सर्दियों में रात बड़ी होती है, हाँ रात बड़ी होती है ना, ठीक बोला, और दिन छोटे होते हैं। ऐसे ही गर्मियों में क्या होगा, दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तीन इसके पॉइंट्स हैं। जस्ट सिंपल आपसे याद होना चाहिए, पूछे तो ठीक है, नहीं तो आपको वजह सिंपल रिदम्स के बारे में बताना, रिदम्स इस तरीके से काम करती है। तो नॉर्मली वैसे अगर हम वैसे देखेंगे तो एम्पलीट्यूड वगैरह नॉर्मली है, यानी कि ऑफन कैन ऑफन वेरी, यानी कि बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज्यादा इसमें डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अ, तो यहाँ पर जो क्लॉक है भाई, यानी कि एक circadian rhythms कंटिन्यू इवन इन व्हेन ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस केप्ट कांस्टेंट, सजेस्टिंग द रोल ऑफ एंडोजेनस फैक्टर, यानी कि अगर आप सारी चीजें कांस्टेंट रख दोगे तो भी उसके अंदर क्या होते हैं, चेंज हो रहे हैं लगातार। तो वो जो चेंज हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सिरकार्डियम रिदम्स, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसा एक क्लॉक है, ठीक है ना, जो उसको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कहती है या फिर इंसिस्ट करती है। यानी कि वो जो क्लॉक है मीन्स कुछ एंडोजेनस फैक्टर है प्लांट के अंदर, कि भाई सुबह हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली उन्होंने लीफ को या फ्लावर को ओपन कर लेना है, और जैसे ही शाम हो जाएगी तो एकदम से बंद कर लेंगे। तो ये क्या है, दीज आर द एंडोजेनस फैक्टर। एक नेक्स्ट आता है इसमें entrainment। entrainment क्या होती है, a process by which a period repetition of a cycle cause circadian rhythms to synchronize in the same cycle as the entraining या entraining factors। ठीक है, तो entrainment क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके आप कह सकते हो, यानी कि जो साइकिल्स हैं अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, यानी कि ये प्रोसेस बाय विच ए पीरियोडिक रिपीटेशंस ऑफ साइकिल्स कोजिज द सर्काडियन रिदम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के बाद जो साइकिल्स हैं वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। इस रिपीटेशन को बोलेंगे आप इंट्रेनमेंट। ठीक है, रेड एंड ब्लू लाइट आर इफेक्टिव इन इंट्रेनमेंट, फाइटोक्रोम मेडिएट द रेड लाइट इंट्रेनमेंट इफेक्ट एंड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर मेडिएट द ब्लू लाइट इंट्रेनमेंट इफेक्ट। तो अगेन रेड लाइट के कारण अलग इफेक्ट होते हैं और ब्लू लाइट के कारण प्लांट में अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मीन्स जो साइक्लिक, यानी कि लाइक लाइट एंड डार्क का जो साइकिल्स होता है जो एक पर्टिकुलर पीरियड में रिपीट होता रहता है, ठीक है, इसको बोलोगे आप इंट्रेनमेंट। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमें सर्काडियन रिदम्स है वो देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका निक टेन निक निक क्या बोलेंगे इसको,
निक्टी ने, निक्टी ने, ने, निक्टी नेस्टी निक्टी नेस्टी मोमेंट या फिर सिरकाडियन रिदम का एग्जांपल है। तो अगेन स्लीपिंग मोमेंट होता है ये लीफ के अंदर पे, इसको बोलते हैं निक्टी नेस्टी। निक्टी नेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लीफ नॉर्मली लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट एंड डार्क। तो अगर डार्क में रहेंगे ना तो ये दिखा रखा है लीफ का प्रोपोर्शन भाई, यानी कि लीफ का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो बता रखा है। तो अगर लाइट होगी तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा, जिससे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही डार्क आएगा जो सरफेस एरिया लीफ का वो डिक्रीज हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये जो सरफेस एरिया मतलब लीफ कितनी ओपन होगी सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर वो फोल्ड हो जाती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं निक्टी नेस्टी मोमेंट। ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कई बार एग्जाम छोटे क्वेश्चंस में, व्हाट इज निक्टी नेस्टी। तो जस्ट सिंपल स्लीपिंग मोमेंट ऑफ लीफ अकॉर्डिंग टू द सर्काडियन रिदम्स, या फिर लाइट एंड डार्क, लाइट और डार्क के अकॉर्डिंग लीफ के अंदर हमें जो स्लीपिंग मोमेंट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं निक्टी नेस्टी, राइट। ऑब्वियसली बात है, ड्यूरिंग द लीफ डे क्या होगा, लीफ एक्सपेंड हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, लाइट को एक्सपोज करेंगी एंड एलिवेटेड हो जाएंगी, और रात को क्या होगा, फोल्ड हो जाएंगी और लोवर्ड हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वंस इनिशिएटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रिदम्स ऑफ द लीफ कैन बी परसिस्ट इवन इन द कांस्टेंट डार्कनेस। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा ये, कि यहाँ पर लगातार डार्कनेस है, लेकिन 12 घंटे बाद फिर से 12 घंटे चेंज हुए और फिर से 12 घंटे चेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि डार्क हुई तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, लेकिन जैसे ही 12 घंटे चेंज हुए लाइट नहीं आई, बट लीफ का सरफेस एरिया थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट के मुकाबले यहाँ पर आप देखोगे तो जो सरफेस एरिया आपको ज्यादा दिखाई देगा। ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट सिरकाडियन रिदम्स। प्लांट को आप चाहे लाइट मत दो, लेकिन उसका एक जो क्लॉक है बायोलॉजिकल, जिसको क्लॉक बोलते हैं, जैसे सुबह ऑटोमेटिक उठना, चाहे सुबह चाहे बादल क्यों ना रहे, आपको ऑटोमेटिक जाग आ जाती है, ठीक है। चाहे मान लो आप अंधेरे 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 वाले कमरे में सो रहे हो डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक है, आपको बाहर से सनलाइट आपके ऊपर नहीं गिर रही है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको जाग आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर इस प्लांट के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क पीरियड है 12 घंटे का आगे कंटिन्यू, लेकिन इसकी जो लीफ है थोड़ा बहुत ओपन करने की कोशिश करती है विदाउट सनलाइट। दिस वन इज नोन एज circadian rhythms again. तो rhythms can be shifted by the external signals like blue and, तो देखो जो rhythms है ना, ये अगर इनके ऊपर आप रेड एंड ब्लू लाइट वगैरह डालोगे ना तो ये इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो भी हमें थोड़ी बहुत रिदम्स देखने को मिलेगी, समझ गए। मतलब बिना लाइट के भी, यहाँ पर हमने लाइट नहीं डाल रही इस फोटो में यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें कुछ मोमेंट्स हैं वो लीफ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। दिस मोमेंट इज नोन एज सर्काडियन रिदम्स। अब यहाँ पर मान लो जो डार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सनलाइट डाल दोगे तो क्या होगा, इनके अंदर जो मोमेंट है वो और ज्यादा हो जाएगा, ये और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे और ज्यादा ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा है भाई, ज्योति कोमल महक निकिता? नहीं नहीं आया सर, नहीं नहीं आया है, कुछ भी नहीं है पानी, जूठा ही पड़ा है, कहाँ धोया। चलो नेक्स्ट, फोन कर दो उसको, आप रहने दो उसको, बोल दो मुझे क्या, मैं ले आऊंगा क्लास के बाद। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाइटोक्रोम मेडिएटेड निक्टिनेक्स। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई, मेनली ये होता है इनकी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लीफ मूवमेंट शो करती हैं। अ, आपको समझ में आ रहा है ना भाई, आपने बोला नहीं, ज्योति कोमल महक निकिता उमंग। आप हाँ लिख दो आप, ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इस निक्टी नेस्टी मूवमेंट के अंदर फाइटोक्रोम का क्या रोल होगा, ठीक है। देखो लीफ मूवमेंट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द टर्गर चेंजेस इन द डोर्सल एंड वेंट्रल मोटर सेल ऑफ द फुल विंग्स। भाई फुल विंग्स होता है, जैसे कि मान लो आप लीफ देखते हो, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, ये लीफ है हमारी सिंपल, और लीफ में जो पेट्यूल होता है, इसका अगर कोई पोर्शन आपको मोटा दिखाई देता है जहां से, ठीक है, उसको बोलते हैं फुल विंग्स। क्लियर है। पेट्यूल का रीजन, पेट्यूल में ये कि थोड़ा मोटा रीजन होता है, वो पत्ते को देख रहा नीचे से आपको थोड़ा मोटा पोर्शन आपको दिखाई देगा, वो उसका फुल विंग्स होता है, ठीक है।
तो पुलविंस इज swollen रीजन इन द बेस ऑफ लीफलेट या फिर लीफलेट पे, चाहे लीफलेट है तो obviously बात उसके नीचे, या फिर लीफ है तो उसके पेट्यूल के ऊपर आपको थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देगा, वो होता है पुलविंस। यहाँ पर क्या होता है, टर्गर चेंजेस हुई। टर्गर चेंज मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पुलविंस के अंदर मोटर सेल्स होती हैं, इनके अंदर मूवमेंट होता है। मतलब अब ये जो पत्ते ओपन क्लोज होते हैं ना, इसमें फाइटोक्रोम का क्या रोल है? देखो, एक तो होता है सर्काडियन रिदम के कारण, वो तो नेचुरली थोड़ा बहुत ओपन होंगे और बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर फाइटोक्रोम है वहां पर, और फाइटोक्रोम रेड लाइट और फार रेड लाइट को रिसीव कर रहे हैं, तो उसके कारण अब जो लीफ वो कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां पर अब फाइटोक्रोम का रोल क्या है? देखो, सर्काडियन रिदम के कारण तो होता है नेचुरली, लेकिन वहां पर जो एक्सपेंड है वो कम होता है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग टाइम है, अगर आप सनलाइट उसके ऊपर डाल दोगे ना, तो लीफ एकदम से एक्सपेंड हो जाएंगी, फ्लावर एकदम से ओपन हो जाएंगे। अगर सनलाइट नहीं डालोगे तो जो एक्सपेंड हो रही थी लीफ, वो कम होंगी और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पर तो चेंज इन द टर्गर प्रेशर caused by the potassium and calcium influx into the dorsal and ventral cell भाई। देखो, हाँ, नीचे नीचे डाल देना डस्टबिन में फिर इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन लीफ ओपन। तो लीफ ओपन कब होंगी? जब पोटाशियम एंड कैल्शियम आयन लीव द डोर्सल मोटर सेल एंड एक्यूमुलेट इन द वेंट्रल मोटर सेल। एक डायग्राम है इसका, यहाँ पर देखोगे, ये है हमारी डोर्सल एंड दिस वन इज द वेंट्रल मोटर सेल। अगेन ये आपका लीफ का वही पुलविंस रीजन हमने इसको बता रखा है, ठीक है ना। अब बाहर आप इपिडर्मी देख सकते हो, बीच में वस्कुलर बंडल हो जाएगा, ठीक है। और ये आप कह सकते हो एक लीफलेट हो जाएगी इधर, और ये दूसरी लीफलेट हो जाएगी। साइकस का लीफ का टीएस, साइकस की लीफलेट काटी हुई आपने, याद होगा डायग्राम उसका, जब मैंने बताया था बीच में इसमें रेचिस होता है, एक लीफलेट इधर एक लीफलेट इधर होती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, बीच में अगेन वही इसकी मेन रेचिस हो जाएगा यहाँ पर, और इसके एक लीफलेट इधर एक लीफलेट इधर। तो अगर मान लो हमारा टच मी नोट प्लांट है या फिर हमारा कोई दूसरा प्लांट है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, अब ड्यूरिंग द ओपनिंग ओपनिंग के टाइम पर क्या होगा कि जो, तो यहाँ पर क्या है, डोर्सल मोटर सेल अलग है और वेंट्रल मोटर सेल अलग है। ये कहाँ पर है? ये अगेन आपका जो पुलविंस रीजन है ना, ये वही रीजन आपका, ठीक है। तो जो आपके पोटाशियम और कैल्शियम आयंस हैं, जैसे ही डोर्सल से वेंट्रल में जाती हैं, तो जैसे ही वेंट्रल में जाएंगे, तो ये जो सेल है यहाँ पर, वेंट्रल मोटर सेल, ये टर्जिड हो जाएंगी। ये मतलब अकड़ जाएंगी, समझ रहे हो, फूल जाएंगी। अगर ये फूल जाएंगी तो एक दूसरे को धकेल लेंगी, यानी कि ये इसको इधर पुश करेगी और इसको इधर पुश करेगी। तो जो लीफ है इसके ऊपर क्या है, लीफलेट लगी हुई है यहाँ पर, ये लीफलेट यहाँ पर, तो ये एक लीफलेट इधर जाएगी एक इधर जाएगी, आपकी जो लीफ है वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लो ये जो पोटाशियम और कैल्शियम आयन है, ये वेंट्रल से डोर्सल में आ जाएंगे, तो अगेन जैसे ही वेंट्रल सेल से ये दोनों निकलेंगे आयंस, ये दोनों क्या होंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। देखो, जैसे आयन जाएंगे इनके रिसोर्स में पानी भी जाएगा, पानी जाएगा तो टर्जिड हो जाएंगी, सॉल्यूट वाला काम करेगा, सेम कंसेप्ट, ठीक है ना। जैसे स्टोमेटा में मैंने बताया था आपको, सेम कंसेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगेन, और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इवनिंग होगी। इवनिंग होते क्या होता है, जो पोटाशियम और कैल्शियम आयंस हैं, ये वेंट्रल मोटर सेल से निकल के डोर्सल में चले जाएंगे। तो जैसे ही निकलेंगे, इनके निकलते ही, इन आयंस के निकलते ही जो वाटर है, इट आल्सो रिमूव। तो जैसे ही निकलेगा, जो वेंट्रल मोटर सेल है, दे बिकम फ्लैसिड, एंड व्हेन दे फ्लैसिड दे लूज देयर टर्जिडिटी एंड कम क्लोज टुगेदर। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी, और जो हमारे पत्ते थे ऊपर, वो भी एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। मतलब लीफ आपकी, वो पहले ऐसे एक्सपेंडेड थी, अब वो ऐसे बंद हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आगे आगे। हाँ जी। तो यहाँ पर अब आपने बताना है कि भाई जो हमारे फाइटोक्रोम है, इनका क्या रोल होता है। तो जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, mediated these nictinated nets movement in the leaf by regulating the flux of potassium and calcium ion into the dorsal and motor cell of the pulvins। यानी pulvins की डोर्सल एंड वेंट्रल सेल के अंदर इन आयंस का जो मूवमेंट होता है, उसको रेगुलेट करते हैं आपके फाइटोक्रोम। मतलब आपकी पीआर एंड पीएफआर फॉर्म। देखो, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो दिन है, डे है, ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, लीफ पहले क्लोज होती हैं, दोनों ऐसे क्लोज है, ठीक है। तो डे में क्या होगा, आपका जो पी आर है,
ये कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में, रेड लाइट गिरेगी। अभी जो एक्टिव फॉर्म है क्या करेगी, जो डोर्सल के ऊपर आइंस थे उनको पुश कर देगी, पंप कर देगी वेंट्रल की तरफ। तो जैसे ही आइंस आएंगे यहाँ पर जो मोटर सेल हैं वो वाली टर्जिड हो जाएंगे पानी को अकुमुलेट करके। और जब नाइट होगी तो क्या होगा, ये जो पीएफआर एक्टिव फॉर्म थी वापस कन्वर्ट हो जाएगी पीआर फॉर्म में। और जब ये इनएक्टिव है तो ऑब्वियसली बात है कोई काम नहीं करेगी। ऑब्वियसली अगर कोई काम नहीं कर रही है तो पोटाशियम और कैल्शियम आयंस होते हैं वेंट्रल सेल से निकल के वापस डोर्सल में चले जाएंगे, और जैसे डोर्सल में जाएंगे सेल आपकी लीफ आपकी क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने इसको थोड़ा इस तरीके से बताना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ यूजिंग फाइटोक्रोम, यानी रोल ऑफ फाइटोक्रोम क्या है। ठीक है भैया, आपको ज्योति कोमल यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया इतना? मैक, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम देखो इसका जीन एक्सप्रेशन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड सेकंड लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स नोन एज क्रिप्टोक्रोम्स। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ पिगमेंट्स, दे रिसीव द ब्लू लाइट। फाइटोक्रोम इतना ही था, फाइटोक्रोम के बाद सेकंड है हमारा क्रिप्टोक्रोम्स। मैंने बताया था आपको लास्ट वाले लेक्चर में यहाँ पर कि हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक था हमारा, कहाँ था ये, यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स आर टू टाइप। ठीक है, फाइटोक्रोम्स जो कि रेड एंड फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरे ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स जो कि ब्लू लाइट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आता है हमारा क्रिप्टोक्रोम और दूसरा आएगा हमारा फोटोट्रोपिन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे अब क्रिप्टोक्रोम्स के बारे में। ठीक है, जी हाँ। तो जो क्रिप्टोक्रोम्स आर द क्लास ऑफ फ्लेवेनोप्रोटीन्स एंड सेंसिटिव टू द ब्लू लाइट। अगेन दे आर द ग्रुप ऑफ फ्लेवेनोप्रोटीन्स क्लास, केमिकली दे आर फ्लेवेनोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंड सेंसिटिव टू द ब्लू लाइट। दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि एनिमल में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। ऑब्वियसली बात, हम प्लांट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, तो क्रिप्टोक्रोम्स आर इन्वॉल्वड इन द सर्काडियन रिदम्स ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड इन सेंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन नंबर ऑफ स्पीसीज भाई। यानी कि आपको पता होगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ से, यानी कि अर्थ में अगर ये अर्थ हमारी, तो नॉर्थ से साउथ में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रेवल करती रहती है इस तरीके से, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। तो उन मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने का काम भी कौन करते हैं, ये क्रिप्टोक्रोम करते हैं। और ओबीसी बात है, इन मैग्नेटिक फील्ड को प्लांट भी और एनिमल भी दोनों के दोनों सेंस कर सकते हैं। तो क्रिप्टोक्रोम्स प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। ठीक है, तो अगेन ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होते हैं, फ्लेवोनोप्रोटीन्स होते हैं, मेडिएटेड ब्लू लाइट स्टिमुलेटेड रिस्पांस। तो ये रिस्पांस क्या होंगे, लाइक इनहिबिशंस ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। यानी कि जो हाइपोकोटाइल होती है, जब सीड जर्मिनेट करता है ना, यानी कि सीड था जर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या होती है, हाइपोकोटाइल होती है। इसकी जो इलोंगेशन होती है इसको ये रोकते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। फाइटोक्रोम में पीआर क्या करता है, इसको बढ़ाता है, ये क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। ठीक है, कोटलेडेंस एक्सपेंशन भाई, कोटलेडेंस क्या करते हैं, का एक्सपेंड होना, यानी कि जो कोई सीड आप ग्रो करते हो तो वहां पर उसके दो कोटलेडेंस पहले बंद होते हैं, फिर वो ऐसे खुल जाते हैं। यानी पहले क्या है, वो इस तरीके से क्लोज्ड है, फिर क्या होगा, जैसे ही सीड उगता हमारा, एक कोटलेडेंस इधर चला जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, और यहाँ से रेडिकल एंड फ्यूल्स निकल जाती है। ठीक है, तो कोटलेडेंस का एक्सपेंशन का मतलब सीड जर्मिनेशन डायरेक्टली। जब तक कोटलेडेंस एक्सपेंड नहीं होंगे तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्रिप्टोक्रोम्स फंक्शन कर रहे होते हैं। रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन रिदम्स, यहाँ पर भी सर्काडियन रिदम्स को भी जो क्रिप्टोक्रोम्स है वो रेगुलेट करते हैं। देखो जो फंक्शन है ना दोनों के, वो सिमिलर है, बस ये इनका जो आप कह सकते हो जो एक्टिव फॉर्म है, काम करने का जो तरीका हो थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी काम लगभग
क्योंकि वो वैसे पता है पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट की मूवमेंट में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिखा रखा है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखो यहाँ पर क्या है, दो लाइट सोर्स हैं, एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स है। यहाँ पर हमारी यह लीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल ग्रोथ होगी दोनों की। इस कोटलेडन्स की ग्रोथ इधर भी होगी और इधर भी होगी, ठीक है। अब अगर मान लो एक लाइट सोर्स क्या है, कम है, एक लाइट सोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लांट की लीफ है, इनकी ग्रोथ जिस साइड लाइट सोर्स ज्यादा है उस साइड ज्यादा होगी, ठीक है। या फिर आप यूनिडायरेक्शनल कह सकते हो। मान लो यहाँ पर एक ये लीफ है और सनलाइट केवल इधर से आ रही है, तो इनकी जो फर्दर ग्रोथ होगी ना वो केवल इधर होगी। और अगर मान लो यहाँ पर एक सोर्स ये सनलाइट का, एक सोर्स ये है, ये ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ पर जो फर्दर इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो टुवर्ड द मोर सनलाइट होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड अनइक्वल इंसिडेंट लाइट। तो कोरिलेटेंस, यानी कि आप इसको लीफ बोल सकते हो या फिर कोरिलेटेंस बोल सकते हो। तो जिस साइड से सनलाइट ज्यादा आ रही है उस साइड इनके अंदर जो ग्रोथ है या फिर एक्सपेंशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बता रखा है। मीन्स हाउ द डायरेक्शन of growth varies with the locations and intensity of light source, but growth is always toward the light। यानी कि हमेशा जो ग्रोथ रहेगी वो हमेशा लाइट की तरफ रहेगी। वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है और डायरेक्शन कौन सी है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो उस ज्यादा की तरफ होगी, और अगर आप कह सकते हो डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर नीचे जहां पर भी है, तो जिस साइड से लाइट सोर्स है उसकी तरफ उनका मूवमेंट होगा, उनकी ग्रोथ एक्सपेंड करेगी। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में अगेन इसमें भी क्रोमोफोर होता है एंड एपोप्रोटीन, जैसे हमारे फाइटोक्रोम में था, सेम कंपोनेंट्स है, ठीक है। क्रोमोफोर के अंदर इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एफएडी एंड एक टेरिन। तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और टेरिन कंपोनेंट होता है। तो अगेन ये टेरिन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक एफएडी होता है, सुना होगा आपने एफएडी, ठीक है। और एक होता है एपोप्रोटीन। तो एपोप्रोटीन जो सिंपल आपका सिमिलर होता है सिमिलर टू द बैक्टीरियल फोटोलिसिस एंड विदाउट डीएनए रिपेयर एक्टिविटी भी। तो अगेन एपोप्रोटीन वही साइड चेन होती है, और एक मेन कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के दो कंपोनेंट्स हैं, एफएटी एंड टेरिन। बस अपने नाम नाम याद रखना नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर याद आपने नहीं रखनी है, ये हम नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोटोट्रोपिन्स पे। तो फोटोट्रोपिन्स में ब्लू लाइट, दे आर आल्सो ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स लाइक क्रिप्टोक्रोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिएटिंग फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स इन द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो फोटोट्रोपिक मूवमेंट होता है, फोटो मतलब लाइट की तरफ जो प्लांट मूव करते हैं, मान लो इधर लाइट आ रही है, ये प्लांट है तो इसका मूवमेंट इधर हो जाएगा, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट। और ये फोटोट्रोपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ पिगमेंट्स या फिर फोटो रिसेप्टर्स नोन एज फोटोट्रोपिन्स, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, फोटोट्रोपिन 1 और 2। तो इनको फोर्ट 1 फोर्ट 2 भी कह देते हैं शॉर्ट में। मेडिएटेड द फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स एट द लो लाइट फ्लुएंस रेट, एंड फोटोट्रोपिन 2 है, ये मेडिएट करता है फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स एट द हाई लाइट फ्लुएंस रेट। फ्लुएंस रेट का मतलब होता है कि कितने फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर पे गिर रहे हैं। तो अगर कम गिर रहे हैं तो बोलोगे लो लाइट फ्लुएंस रेट है, अगर ज्यादा फोटोन आ रहे हैं बोलोगे हाई हाई लाइट फ्लुएंस रेट है, ठीक है। मतलब फोटोन कितने आ रहे हैं, सिंपल मतलब लाइट इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो वहां पर फोटोट्रोपिन 1 काम करेगा, और अगर ज्यादा है तो वहां पर हमें जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो फोटोट्रोपिन 2 की वजह से देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे हम इसमें। तो स्ट्रक्चर में अगेन दो डोमेन्स होते हैं, लाइक क्रिप्टोग्राम एंड फाइटोक्रोम्स। तो अगेन कंसिस्ट ऑफ टू रिपीटेड यूनिट्स ऑफ एलओवी डोमेन्स। तो इसके अंदर एलओवी 1 एलओवी 2 टू डोमेन्स ये होते हैं जिनको बोलते हैं फोटोसेंसरी रीजन्स। और साथ में ही इसमें साइड चेन होती है जिसको बोलते हैं आउटपुट डोमेन्स भी। तो आउटपुट डोमेन्स मींस ईच लो डोमेन्स कंटेन एफएमएन यानी ब्लू लाइट सेंसिंग फाइट सेंसिंग क्रिप्टोक्रोम। और जो आउटपुट डोमेन्स होता है इसकी सी टर्मिनल पे अटैच होती है। इसके अंदर सीरीन और थायोरिन काइनेज एक्टिविटी में दे। सीरीन एंड थायोरिन क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो मतलब आपने बस सिंपल इसी स्ट्रक्चर में ये याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ टू components. One is the two LOV domains and another is the output domains. LOV domains के अंदर क्या होते हैं, FMN ब्लू लाइट सेंसिंग क्रोमोफोर होते हैं, और आउटपुट डोमेन्स के अंदर हमें सीरीन एंड थायोरिन, ठीक है, इनकी काइनेज एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना देना बस सिंपल, LOV 1 LOV 2 और यहाँ पर आउटपुट डोमेन। तो ये फोटोसेंसरी डोमेन्स और ये आउटपुट डोमेन्स।
ये वैसे आपकी बुक में नहीं होगा इतना डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो फोटोट्रोपिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, दे रेगुलेट द क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इन द प्लांट्स में। तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है, जैसे आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी पिक्चर में, स्ट्रॉन्ग लाइट आएगी तो क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये प्लांट की जो वाल है, सेल वाल है, मेम्ब्रेन है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। जैसे आपको जो डब्बे डब्बे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, दिस वन। तो ये सेल मान लो ये है, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, लाइक दैट। ये अलग अलग सेल हैं। इन सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट यहाँ डिस्पर्स या फिर मूव कर जाएगा अलोंग द सेल वॉल ऑफ द सेल। ठीक है, मान लो ये सेल थी और एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ बिखरा हुआ पड़ा था। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग लाइट डालोगे ना, ये सारा का सारा जो क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी वॉल के अलोंग अरेंज हो जाएगा। ठीक है। डार्कनेस के अंदर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, सेल के अंदर कंप्लीटली डिस्पर्स होता है, यानी लूजली अरेंज होता है। और वीक लाइट के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर जो आप कह सकते हो कंडेंसन है, सिकुड़न जिसको बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमें मूवमेंट दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू द लाइट और डार्कनेस। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इनको फोटोट्रोपिन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट है तो वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि अगर सनलाइट इनके ऊपर गिरती रही लगातार, मान लो ये यहाँ से ये स्टेज नहीं बनी, और यहाँ पर क्या है, इसी में देखोगे आप, यानी कि मान लो सपोज यहाँ पर आप इमेजिन करो, यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग लाइट है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है ये डैमेज हो जाएंगे आपके, और प्लांट की जो सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाएगी, अगर लाइट स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट है तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इन द बेसोफिल सेल इज रेगुलेटेड रेगुलेट द लाइट एब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज को बचाने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपने क्लोरोप्लास्ट को मूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो स्टोमेटल मोमेंट में इनिशिएशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन एंड फोटोट्रोपिज्म। तो ब्लू लाइट जो रिस्पॉन्स है हमें देखने को मिलते हैं, स्टोमेटल मोमेंट हो जाएगा, हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन का इनिबिशन एंड फोटो आपका ट्रोपिज्म। भाई इनको हम नेक्स्ट क्लास आपका लेक्चर इसका है। अच्छा चलो, इसको फिर हम